हाय, मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी व्यूअर्स का गेटवे क्लासेस के इस सेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का यूनिट 4 का वन शॉट वीडियो लेकर हाजिर हैं। और आगे बढ़ने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में भी बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर यूनिट से 20 मार्क्स का आएगा ग्लोबल। मैं अभी आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स AKTU के 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए नज़र डाल लेते हैं यूनिट 4 के सिलेबस पर। और यूनिट 4 के सिलेबस में पहला टॉपिक है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंस। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। एसिड रेन है। एसिड रेन जो है सेक्शन बी में आ सकता है। ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लीशन का मतलब उसमें कमी आना। तो ओजोन लेयर का क्वेश्चन अपने आप में 7 मार्क्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड टू मूव फॉरवर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन का क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा ये बी सेक्शन में आ सकता है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करें। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें अगर, तो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है रेफ़र करता है लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ को, यानी लॉन्ग टर्म बढ़ोतरी, यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर बढ़ोतरी होती है, किस में होती है, अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में। अर्थ का, पृथ्वी का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, सतह का टेम्परेचर है, यानी अर्थ की सतह का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसमें लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ यानी लॉन्ग टर्म टाइम में अगर बढ़ोतरी होती है, किसके कारण से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से अर्थ के एवरेज सरफेस के टेम्परेचर में जो लॉन्ग टाइम इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। एंड दैट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसके कारण से जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, उसको ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, अर्थ की एवरेज सरफेस टेम्परेचर में जो लॉन्ग टाइम इंक्रीज़ होता है, किस कारण से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, और फॉसिल फ्यूल के जलाने से, जिसके कारण, यानी कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो जो है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती हैं, जन्म देती हैं। दिस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर कैन लीड टू वेरियस इम्पैक्ट। ये जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ है, बढ़ोतरी है, वो बहुत सारे कारणों को जन्म देता है, लीड करता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, राइजिंग सी लेवल, सी के लेवल में राइज होना यानी कि बढ़ोतरी होना। ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न, वेदर के पैटर्न का ऑल्टर्ड हो जाना यानी बदल जाना। ऑल्टर का मतलब है बदलना। ऑल्टर को आप इस तरह से याद रखिएगा, जो हम अपने ड्रेस ऑल्टर कराते हैं, वही है ये ऑल्टर। इकोसिस्टम का डिस्रप्शन, इकोसिस्टम का जो डिस्रप्शन है, डिसइंटीग्रेशन है, पतन है, गिरना है, गिरावट है, वो भी इसमें आती है। तो ये जो अर्थ की एवरेज सरफेस टेम्परेचर की में लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ जो है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। और उसके कारण से क्या क्या होता है, सी लेवल राइज हो जाता है, वेदर पैटर्न ऑल्टर्ड हो जाते हैं, इकोसिस्टम का डिस्रप्शन हो जाता है। मेन काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल का जलाना, डिफॉरेस्टेशन मेन कारण है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो हैं। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी खेती की प्रैक्टिसेस हैं, उसके कारण से भी, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, उसके कारण से भी ग्लोबल वार्मिंग को जन्म मिला है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल के जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मुख्यतः काज होता है, कारण होता है, किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से ग्लोबल वार्मिंग का जन्म होता है। सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट अप। सनलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है और अर्थ की सरफेस को इतना वार्म कर देती है, इतना गर्म कर देती है कि ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होने लगती हैं। द हीटेड अर्थ एमिट्स इन्फ्रेड रेडिएशन हीट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो हीटेड अर्थ होती है, जो गर्म पृथ्वी होती है, वो एमिट करती है, विसर्जित करती है, निष्कासित करती है
इंफ्रारेड रेडिएशन को निष्कासित करती है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, हीट को दोबारा से वापस करती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वार्म हो जाता है, उसी से ग्लोबल वार्मिंग का जन्म होता है। बड़े ही शॉर्ट में, बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण से कॉज होता है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, सनलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है और अर्थ की सरफेस को वार्म कर देती है। बदले में क्या होता है, जब अर्थ गर्म हो जाती है तो गर्म पृथ्वी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को यानी कि हीट को वापसी करती है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो हैं, जो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और री एमिट करती हैं सम ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन। वो इनमें से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके री एमिट करती हैं, दोबारा से वापस निष्कासित करती हैं। फिर से देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को और री एमिट करती हैं। री एमिटेड रेडिएशन गेट्स ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। री एमिटेड जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, यानी कि फंस जाता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। और वो जो री एमिटेड रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो चुका है, वो इसे प्रिवेंट करता है स्पेस में फैलने से, स्पेस में एस्केप करने से। एस्केप का मतलब बचाने से, तो वो अंतरिक्ष में इसे भेजने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। दिस ट्रैप्ड हीट, ये जो ट्रैप्ड हीट है ये लीड करती है टू एन इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ये जो ट्रैप्ड हीट है जो एटमॉस्फेयर में स्पेस में वापस जाने से रुक जाती है, ये जो ट्रैप्ड हीट है यही अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में इंक्रीज़ यानी बढ़ोतरी करती है और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग का जन्म होता है। जो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो केवल इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। बस ये है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने बताया था कि राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या हैं, टेम्परेचर में राइज हो जाना, हीट वेव्स होना और ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स, बदले हुए वेदर पैटर्न का होना, यानी कि जब गर्मी है तो बरसात आ जाना, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, मेल्टिंग आइस, आइस का मेल्ट होना, पिघलना, मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, तो आइस पिघलने लगती है, एंड राइजिंग सी लेवल, उसके कारण से सी लेवल राइज होने लगता है, कोस्टल फ्लडिंग, इन सब के कारण से क्या होता है, जो कोस्टल फ्लडिंग है, फ्लडिंग का मतलब बाढ़ है और कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है, समुद्री एरियाज़ जो हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का एक्सट्रीम हो जाना, हरिकेन्स आना, तूफान आना, ड्रॉट्स आना, सूखा आना, हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होना। इकोसिस्टम डिस्रप्शन, इकोसिस्टम का डिस्रप्शन हो जाना, इकोसिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो जाना, इकोसिस्टम का बिगड़ जाना, और उससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसका प्रभाव बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा, माइग्रेशन पैटर्न पर पड़ेगा, और स्पीसीज़ के सर्वाइवल में भी, यानी प्रजातियों की का जो सर्वाइवल है वो भी बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो उसके कारण से एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, और ह्यूमन हेल्थ पर भी इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो ये हमारे सेग्रीगेशन है कि राइजिंग टेम्परेचर में क्या होगा, हीट वेव्स होंगी, ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न हो सकते हैं, मेल्टिंग आइस से क्या होगा, सी लेवल का राइज होगा, और सी लेवल का राइज होने से क्या होगा, कोस्टल फ्लडिंग आएगी। इसी तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या आ सकता है, हरिकेन्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, ड्रॉट्स आ सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है। इकोसिस्टम के डिस्ट्रप्शन से क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, माइग्रेशन के पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और स्पीसीज़ के सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन हेल्थ पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। अब आता है टॉपिक क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं उसी से क्लाइमेट चेंज होता है, यानी पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग से ही कंसर्न है। इट लीड्स टू राइजिंग टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर में राइज होता है, मेल्टिंग आइस, आइस मेल्ट होता है,
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में वही हरिकेन्स आना, साइक्लोन्स आना, ड्रॉट्स आना, इकोसिस्टम का डिस्ट्रप्शन होता है और इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट इससे आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन हेल्थ एटसेट्रा पर इसके बैड इम्पैक्ट आते हैं। मिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एमिशंस वाइल एडेप्शन फोकसेस ऑन मैनेजिंग द इफ़ेक्ट्स। मिटिगेशन का मतलब है कम करना। कम करने में क्या आता है, अगर हम इसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना चाहें तो मिटिगेशन में क्या आएगा, हमें एमिशन को रिड्यूस करना होगा। कौन से एमिशन को? जो इन्फ्रेड रेडिएशन निकल रहा था ट्रैप्ड एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस इन्फ्रेड रेडिएशन की गैसेस फंसी हुई थी या हीट फंसी हुई थी, उसको एमिशन को दूर करना है। और एडप्शन में क्या आएगा कि हमें इफ़ेक्ट मैनेज करने की तरफ फोकस करना होगा। जो बैड इफ़ेक्ट हैं उनको मैनेज करने की तरफ वी हैव टू फोकस। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का मतलब है कि ग्लोबल कोऑपरेशन को, इसके लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। एंड हमें ये भी चाहिए कि इंडिविजुअल के एक्शन आए, यानी कि हर एक आदमी अपने बेसिस पर, अपने लेवल पर ध्यान दे फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रोकना है तो हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और हमें पार्टिसिपेशन चाहिए इंडिविजुअल से, यानी हर एक आदमी को अपने एक्शंस को करना होगा। हर एक आदमी को इंडिविजुअल लेवल पर पार्टिसिपेशन करना होगा सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप करने के लिए। क्लाइमेट चेंज को हम इस फ्लो चार्ट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। चेंज इन क्लाइमेट, इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटरवेंशंस एंड स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज को इंटरवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, इंटरवेंट का मतलब है रोकने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। तो आइए इस टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी अच्छी टेबल है। चेंज इन क्लाइमेट में चेंज कैसे हो रहा है? इंक्रीज्ड ग्लोबल टेम्परेचर, ये कुछ बिंदु हैं। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम हो रहा है और डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स, यानी कि वर्षण। प्रेसिपिटेशन का मतलब है वर्षण होना, बहुत ज़्यादा वर्षा होना। सी लेवल राइज अभी तक हमने पढ़ा ही था। प्रेसिपिटेशन का हमने अभी नहीं पढ़ा था, तो ये इसमें एक नया है। प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स, यानी कि एक्सट्रीम रेन होना। अगर प्रेसिपिटेशन याद नहीं रहता है तो रेन भी लिख सकते हैं। चेंजेस इन लैंड यूज़ एंड ग्रोइंग सीजन्स, लैंड यूज़ का चेंज होना, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए चेंज करना, और ग्रोइंग सीज़न का ग्रो करना। इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट क्या हैं? एक्सट्रीम हीट होती है, आपको पता ही है आजकल टेम्परेचर जो है 45-46 तक चढ़ जाता है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। रिड्यूस्ड फूड एंड वाटर क्वालिटी, फूड कम हो रहा है क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो फूड बहुत ज़्यादा नहीं, अनाज बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। वाटर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है। चेंजेस इन इन्फेक्टियस डिजीज़ एंड वेक्टर ट्रांसमिशंस, इन्फेक्टियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा, जो कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, वो भी फैल रही हैं और वेक्टर ट्रांसमिशन हो रहे हैं। इंक्रीजिंग एलर्जेंस का इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? हीट रिलेटेड इलनेस आ जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आएंगी, स्ट्रोक्स आएंगे, हार्ट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, अदर क्रोनिक कंडीशंस, और भी दूसरी क्रोनिक कंडीशंस हो सकती हैं, इंजरीज़ और डेथ हो सकती हैं, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जूनोटिक, वेक्टर एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, जूनोटिक डिसीज़ हो सकती हैं, वेक्टर और वाटर बॉर्न यानी पानी से संबंधित, पानी से जन्मने वाले डिजीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है। रेस्पिरेटरी का मतलब है श्वास संबंधी डिसीज़ हो सकती हैं। मेंटल और न्यूरोलॉजिकल का मतलब है मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं और हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है। आगे आते हैं कि अब हम क्लाइमेट चेंज को इंटरवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हमें फॉर्म अप करनी होंगी। तो अर्ली वार्निंग्स, हमें लोगों को अर्ली वार्निंग देनी होंगी। वार्निंग का मतलब है चेतावनी देनी होंगी। प्रिपेयर्डनेस, कि वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ डिजीज़ इलनेस और इंजरी का प्रिवेंशन कराना होगा, रोकना होगा, उनको फैलने से रोकना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट में वही आता है कि इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना होगा, हर एक आदमी को अवेयर करना होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस रेजिंग, अवेयरनेस को रेज करना होगा, फैलाना होगा।
एडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन का भी हमें ध्यान देना होगा। कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा, यानी अपने आप में समाहित करना होगा। एसिड रेन, एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का एक फॉर्म है, वर्षण का एक फॉर्म है दैट हैज़ एसिडिक कंपोनेंट्स, जिसमें एसिडिक, ऐसी वर्षा जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। प्राइमरीली एसिडिक कंपोनेंट्स की भी बात करें तो इसमें प्राइमरीली क्या होता है? प्राइमरीली इसमें सल्फरिक एसिड होता है H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सल्फरिक एसिड, इस जो ऐसी रेन जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर एसिडिक कंपोनेंट्स की भी बात करें तो इसमें प्राइमरीली क्या होता है? सल्फरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, देखिए ये पहले भी हमने डिस्कस करा था। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये भी हमने पहले बताया था। जनरेट, ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिनमें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, इनके कारण से एसिड रेन आती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, इसको भी हमें रोकना होगा। अब क्या होता है? व्हेन SO2 एंड NOx रिएक्ट विद वाटर, जब SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, दूसरे केमिकल से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण से एसिड रेन होती है। अब जो बच्चे बहुत वीक हैं वो केवल इतना भी लिख देंगे और फिर थोड़ा सा ये वाला लिख दीजिएगा तो भी आपका चल जाएगा। और ये तो आपको दिखे ऐसे भी याद हो जाएगा कि ये आपने पहले भी पढ़ा है, बर्निंग फॉसिल एसिड रेन क्यों होती है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के कारण से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कारण से। और उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्या निकलता है? जनरेट क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। आप अगर नहीं भी याद रखवाएं तो ये तो आप याद ही रखेंगे, SO2 और NOx, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद करिएगा आप। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एसिड रेन डैमेज कर देती है। देखिए एसिड रेन है तो जनरली एसिडिक कंपोनेंट होंगे तो उससे प्लांट ख़राब होंगे, ट्रीज़ ख़राब होंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। जो जलीय जीव जंतु हैं, एक्वेटिक का मतलब जलीय जीव जंतु हैं, वो भी जो है बहुत परेशानी में आ जाते हैं। बाय लीचिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, हार्मिंग लीव्स की हार्म होता है, नीडलेस एंड एसिडिफाइंग लेक्स एंड स्ट्रीम्स। लेक और स्ट्रीम का पानी जो है वो भी एसिड से भर जाता है। इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, एक्वेटिक जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है। तो ये तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गए। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है एसिड रेन का। तो एसिड रेन कॉरोडेक्स करती है, कॉरोडेक्स यानी कि हानि पहुंचाना। आप इसकी जगह कुछ आसान सा शब्द लिख दीजिएगा, अफेक्ट्स कर दीजिएगा ना। तो एसिड रेन क्या करती है? बिल्डिंग्स को कॉरोडेक्स करती है, स्टेचूज़ को हानि पहुंचाती है, मेटल्स को कमज़ोर करती है, एक्चुअली वीकन करती है ना, वीकन, कमज़ोर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करती है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग, स्टैचूज़, मेटल्स जो भी लाइमस्टोन और मार्बल के बने होते हैं, चूने के मतलब संगमरमर के और लाइमस्टोन के बने होते हैं, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है क्योंकि वो वीकन होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। एसिड होते हैं ना इसमें। ह्यूमन हेल्थ पर अब क्या प्रभाव पड़ता है? आल्दो डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एसिड रेन आर मिनिमल, हालांकि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हेल्थ, इसका जो डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट है वो तो एसिड रेन का मिनिमल ही है, बहुत कम ही है। लेकिन एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी हेल्थ। लेकिन जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एयर प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक हैं, जो एसिड रेन को लाने में सहभागिता निभाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। कहाँ पर? रेस्पिरेटरी हेल्थ पर, यानी श्वास संबंधी, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं, श्वास संबंधी स्वास्थ्य पर। तो बेसिकली इसमें ना ह्यूमन हेल्थ में डायरेक्ट तो एसिड रेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो रेन लाते हैं, एसिड रेन लाते हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। किस पर? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हेल्थ पर।
मिटिगेशन ऑफ एसिड रेन, अब मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन का मतलब कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि सोल्यूशन क्या है एसिड रेन को दूर करने के, इम्पॉर्टेंट है। एमिशन रिडक्शन, हमारा बेसिकली जब एसिड रेन हमने पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले यही था कि हमें किसको इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट होने से होता है ये सब कुछ, तो एमिशन का रिडक्शन करना होगा, यानी कि जो निष्कास जो विसर्जित होती है, जो ऊष्मा निकलती है उसको रिडक्शन करना होगा, कम करना होगा। कैसे, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे स्ट्रिक्टर, यानी कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट यानी कि कठोरतम, स्ट्रिक्टर का मतलब है कठोरतम रेगुलेशंस बनाने होंगे, और हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस नंबर 1, दूसरा हमें क्या करना होगा, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा टू रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम, वही जो है NO2 और जो आपने पढ़ा था ना SO2 और NOx, SO2 और NOx, इनको जो है इनका एमिशन दूर करना होगा इंडस्ट्रियल सोर्सेज और व्हीकल्स से। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, शिफ्टिंग टू क्लीनर एनर्जी सोर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, हमें जो है ध्यान देना होगा कि हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो शिफ्ट हो जाए, जैसे कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी है, ये भी हेल्प करेगी डिक्रीज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे जो निर्भरता है हमारी उसको दूर करेगी, और एमिशन इसके कारण से रिडक्शन में आएगा जो एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करता है एमिशन। तो हमें बेसिकली एनर्जी के सोर्सेज का अल्टरनेटिव सोचना होगा, सोलर एनर्जी हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, तो उसके कारण से भी क्या होगा कि एमिशन रिडक्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल नहीं जलेंगे तो उससे एमिशन का रिडक्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अवेयरनेस का मतलब है कोलैबोरेटिंग बिटवीन कंट्रीज़ टू एड्रेस ट्रांस बाउंड्री इशूज़ एंड मिनिमाइज क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, हमें कंट्रीज़ के साथ सहभागिता निभानी होगी, ग्लोबल लेवल पर हमें सहभागिता को आमंत्रित करना होगा, जो ट्रांस बाउंड्री इश्यूज़ को यानी कि बाउंड्री के पार से आने वाले इश्यूज़ को रोक सकें, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स का जो बाहर से आवागमन हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करा जा सके। ओजोन लेयर फॉर्मेशन 7 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। अब होता क्या है ओजोन लेयर, ओजोन एक गैस है जो कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, जो 3 ऑक्सीजन के एटम्स से कंपोज बनी होती है, और दैट अकर्स नेचुरली इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नेचुरली अकर होती है। ओजोन लेयर एक रीजन है इन द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर ओजोन कंसंट्रेशन इज़ रिलेटिवली हाई। तो देखिए ओजोन एक ऐसी गैस है जो 3 ऑक्सीजन के एटम्स से बनी होती है, जो नेचुरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। ओजोन लेयर क्या है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जहाँ ओजोन कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ओजोन का कंसंट्रेशन रिलेटिवली यानी कि कंपैरेटिवली हाई होता है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ओजोन लेयर का रोल क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। कैसे लाइफ को ये प्रोटेक्ट करती है, बाय ऑब्जर्विंग मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये क्या करती है कि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है, और यूवी रेडिएशन को जब ये एब्जॉर्व कर लेती है तो इससे हमारा बचाव हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और हमारी लाइफ सेफ हो जाती है। तो मेन रोल क्या है इसका कि इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सर्टेन ह्यूमन मेड chemicals known as ozone depleting substances including CFCs, HCFCs, halogens and bromine containing compounds were widely used in various industries such as aerosol propellants, refrigeration and fire suppression। अब इससे बचने के लिए ओजोन लेयर के फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए कुछ ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं जिनको कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के नाम से जाना जाता है, जैसे कि CFCs, HCFCs, हैलोन्स और ब्रोमिन
जिनमें वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, जैसे जिनको एरोसोल प्रोपेलेंट्स में और रेफ्रिजरेशन में और फायर सप्रेशन में यूज़ करा जाता है। ओजोन लेयर फॉर्मेशन। ओजोन इज़ फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 विद यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन कैसे फॉर्म होता है स्ट्रेटोस्फीयर में? इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ से इंटरेक्शन करते हैं? यूवी रेडिएशन से। जब उनका इंटरेक्शन होता है तो ओजोन लेयर का ओजोन फॉर्म होता है। यूवी रेडिएशन ब्रेक्स अपार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यूवी रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो टूटती है और उसके टूटने से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एंड द रिजल्टिंग ऑक्सीजन एटम्स, और इसमें ऑक्सीजन एटम्स निष्कासित होते हैं, कैन देन रिएक्ट विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर का जो क्षतिग्रस्त होना, डिप्लीशन, गिरना, वो क्यों हो रहा है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। क्लोरीन और ब्रोमीन जो एटम्स हैं वो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं ओजोन के डिस्ट्रक्शन में, यानी एक बहुत बड़े लेवल का रोल प्ले करते हैं। ए सिंगल क्लोरीन और ब्रोमीन एटम कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। एकमात्र क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जो है वो हज़ारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देता है, और हज़ारों ओजोन मॉलिक्यूल्स जो कि ओजोन डिप्लीशन को लीड करते हैं। ओजोन होल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। ओजोन डिप्लीशन इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट ओवर अंटार्कटिका। ओजोन डिप्लीशन जो है वो पार्टिकुलरली कहाँ देखा जा रहा है? अंटार्कटिका पर देखा जा रहा है, जहाँ पर एक सीजनल ओजोन होल फॉर्म हो चुका है, ओजोन का छेद बन चुका है ड्यूरिंग द पोलर स्प्रिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन। तो ओजोन होल बेसिकली क्या है? ये बेसिकली अंटार्कटिका में देखा जा रहा है, जहाँ पर सीजनल का मतलब लगातार ओजोन होल फॉर्म करता जा रहा है, बनता जा रहा है। और इसको जो है ओजोन इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफ़ेक्ट क्या आएगा? इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपको पता ही है कि ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है। तो लेकिन जब ओजोन लेयर ही कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा? हायर लेवल ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस। तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हायर लेवल, बहुत ज़्यादा लेवल पर वो अर्थ पर की सरफेस पर पहुंचेगा, और इससे क्या होगा? लीडिंग टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। इससे ही बढ़ता हुआ खतरा बनेगा स्किन कैंसर का, कैटरैक्ट्स का, वीकेंड इम्यून सिस्टम का इन ह्यूमन्स में। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, स्किन कैंसर एक तो होगा, कैटरैक्ट्स होगा और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो ये तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो है। अब आता है इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर अफेक्टेड। एक तो मैरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है प्रभावित होंगी विद डैमेज टू फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के डैमेज होने से, क्षतिग्रस्त होने से, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आपने यूनिट 1 में पढ़ा था। तो फाइटोप्लैंक्टन के डैमेज होने से जो क्या होगा? मैरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अफेक्टेड होंगे। फूड चेन डिस्ट्रप्शन में आएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी फूड चेन भी प्रभावित होगी। एंड हार्म टू प्लांट ग्रोथ को हार्म पहुंचेगा। क्रॉप यील्ड्स को, क्रॉप्स को भी हानि पहुंचेगी। फसलें भी क्षतिग्रस्त होंगी। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे वो है। ओजोन डिप्लीशन कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज होगा, और बायोलॉजिकल साइकिल जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके कारण से जो है एडवर्स या एक्सट्रीम वेदर इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। तो ओजोन डिप्लीशन से एक तो क्लाइमेट चेंज होगा और दूसरा होगा बायोजियोकेमिकल। देखिए ये इस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो इस तरह से ये ओजोन लेयर का है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन। इसमें ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 2023 के लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंटल चैलेंजेस को, यानी कि एनवायरनमेंटल चुनौतियों को कंट्रीब्यूट करते हैं, जन्म देते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड, सबसे पहला है इंक्रीजिंग डिमांड। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन ए हायर डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जनसंख्या की जो तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, उसने क्या करा है, उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन की हायर डिमांड आई है, एनर्जी की हायर डिमांड आई है, रिसोर्सेज की हायर डिमांड आई है, और इसमें ऑटोमोबाइल्स की भी हायर डिमांड लोगों में बढ़ी है। एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड, जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है, बढ़ती फैलती है, मोर पीपल रिक्वायर पर्सनल व्हीकल्स, ज़्यादा लोगों को पर्सनल व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। कम्यूटिंग का मतलब जाने आने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए के पर्पसेस के लिए। तो वही बात है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ने हायर डिमांड को जन्म दिया है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और रिसोर्सेज की, जिनमें ऑटोमोबाइल्स भी हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों को अपने आने जाने के लिए पर्सनल व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ ने अक्सर जो है वो अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण को जन्म देती है। नगरीकरण में क्या होता है, रूरल एरियाज़ जो है वो अर्बन सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन क्या है, जहाँ पर रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण इलाके जो हैं वो अर्बन सेंटर्स में, यानी कि नगरीय केंद्रों में, अर्बन सेंटर्स का मतलब नगरीय केंद्रों में बदल जाते हैं। दिस अर्बनाइजेशन प्रोसेस कॉन्सनट्रेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सिटीज़। इस अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटीज़ में पलायन करते हैं, सिटीज़ में भाग कर आते हैं, माइग्रेट करते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज व्हीकुलर ट्रैफिक। इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा लोग सिटीज़ में आएंगे तो व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा, यानी कि व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ेंगे, व्हीकल का ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा, एंड द नीड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, और इसमें जो है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की का भी नीड पड़ेगी। ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन क्या है, एमिशंस। इसमें एमिशन होते हैं, किस चीज़ के एमिशन होते हैं, व्हीकल एमिट पॉल्यूटेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हीकल क्या है, एमिट करते हैं, निष्कासित करते हैं, निकालना। पॉल्यूटेंट्स को, प्रदूषकों को निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर पीएम को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, और फ्यूल कंबस्टन के साथ साथ या फ्यूल कंबस्टन के दौरान ये जो व्हीकल्स हैं ये एमिट करते हैं पॉल्यूटेंट्स को। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को, CO2 को, ठीक है, NOx को, ठीक है, PM को, और VOCs को। अब क्या होता है, एयर क्वालिटी। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन जो है वो एयर पॉल्यूशन को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। और एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मॉग का फॉर्मेशन होता है ना, और रिड्यूस्ड एयर क्वालिटी, और एयर क्वालिटी गिरती जाती है। क्लाइमेट चेंज, रिलीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम व्हीकल एमिशंस। अब व्हीकल के एमिशन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज का भी रिलीज़ होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग आती है और क्लाइमेट चेंज होता है। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, ये 7 मार्क्स में आ सकता है। पैडी स्ट्रॉ का मतलब है धान का स्ट्रॉ, जो धान के तिनके जलाते हैं। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ आल्सो नोन एज पैडी रिसाइड और क्रॉप रिसाइड बर्निंग refers to the practice of setting fire to the leftover plant material after harvesting rice crops. पैडी स्ट्रॉ क्या, बर्निंग क्या है, इसको पैडी रिसाइड भी बोला जाता है, क्रॉप रिसाइड भी बोला जाता है। दो चीज़ें बोली जाती हैं, एक तो पैडी रिसाइड और क्रॉप रिसाइड बर्निंग। ये क्या है, ये है क्या, प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग फायर। सेटिंग फायर का मतलब आग लगाने की प्रक्रिया है। किसको आग लगाना है, लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल को, प्लांट मटेरियल आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद जो प्लांट मटेरियल बचा हुआ है उसे आग लगाने की जो प्रैक्टिस है वही पैडी रिसाइड, क्रॉप रिसाइड या बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ है।
पैडी स्ट्रॉ बर्निंग इज़ ए कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन सम रीजन्स। अब पैडी स्ट्रॉ बर्निंग जो है वो एक कॉमन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, एक सामान्य खेती की प्रैक्टिस है कुछ रीजन्स में, कुछ क्षेत्रों में जहाँ राइस इज़ ग्रोन, जहाँ भी राइस जो है, जहाँ भी चावल बहुत एक्सटेंसिवली, जो बहुत मात्रा में जहाँ चावल उगाया जाता है, जैसे सच एज पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के अंतर्गत एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ पर राइस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस जो है वो देखी जाती है। बर्निंग द क्रॉप रिसाइड इज़ ए क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मेथड। क्रॉप रिसाइड का बर्निंग करना एक क्विक और इनएक्सपेंसिव मेथड है टू क्लियर द फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। अगले प्लांटिंग सीजन के लिए फील्ड्स को क्लियर करने के लिए ये एक क्विक और इनएक्सपेंसिव मेथड है। फार्मर्स में बर्न पैडी स्ट्रा टू एलिमिनेट पेस्ट। फार्मर्स कभी कभी पैडी स्ट्रा को क्यों जलाते हैं? एलिमिनेट पेस्ट, पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, भगाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, एंड डिसीजेज प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल, और लेफ्ट ओवर बचे खुचे प्लांट मटेरियल में जो डिसीजेज हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी पैडी स्ट्रा को बर्न करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा। पैडी स्ट्रा को बर्न करने के इम्पैक्ट क्या हैं? बर्निंग पैडी स्ट्रा हैज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स। एयर पॉल्यूशन होता है क्योंकि रिलीजेस पॉल्यूटेंट्स अफेक्टिंग एयर क्वालिटी एंड कॉजिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज़। जब भी कभी हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ ऑन हेल्थ सिस्टम। तो बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा में जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को जन्म देते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल में कमी आना। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, रिड्यूसिंग सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। अब क्या होता है कि जब हम पैडी स्ट्रा को जलाते हैं तो क्या है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी लॉस हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जाता है। इससे सॉइल की हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन उसका जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। एक्ससर्बेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो यहाँ कंट्रीब्यूटिंग कर लीजिएगा, जो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। अल्टरनेटिव वेज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। Adopting alternative methods like using machinery to harvest and remove paddy straw without burning it can help mitigate and the negative impacts. अगर हम मशीनरी का यूज़ करें हार्वेस्टिंग के लिए और पैडी स्ट्रा को रिमूव करें विदाउट बर्निंग इट, बिना इसे जलाए अगर हम पैडी स्ट्रा को रिमूव कर सकते हैं तो इससे क्या होगा? मिटिगेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस सच एज़ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस को लागू करें जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन करें, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगा दें, और मल्चिंग करें, तो इससे भी हमारा पैडी स्ट्रा को इफ़ेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। Governments can play a crucial role in promoting and supporting sustainable alternatives through incentives, subsidies and awareness campaigns. गवर्नमेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो क्या कर सकती है कि वो इंसेंटिव दे सकती है, सब्सिडीज़ दे सकती है और कैंपेन्स भी चला सकती है जिसके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सके। Efforts to reduce the burning of paddy straw are essential for mitigating air pollution, preserving soil health and addressing climate change. पैडी स्ट्रा को बर्न करने का बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा को रिड्यूस करने के जो प्रयत्न हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसके लिए? मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, है ना। किसको? एयर पॉल्यूशन को, सॉइल हेल्थ को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो भी ये ज़रूरी है, और क्लाइमेट चेंज को अगर हमें एड्रेस करना है, संबोधित करना है, यानी क्लाइमेट चेंज को ख़त्म होने से बचाना है, तो भी हमें क्या करना होगा? वी हैव टू जस्ट गिव ए प्रैक्टिस टू रिड्यूस द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट था। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक। एंड मैं फिर से एक बार बता दूँ, ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसमें और आप इसमें कर लीजिएगा एक तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन का कर लीजिएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रा बी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस एग्जामिनेशन, कीप ऑन कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच।